रिडॉक्स टाइट्रेशन में हमने पढ़ा था प्रिंसिपल ऑफ मिली इक्विवेलेंट। उसमें अपन क्या करते थे, अपन जैसे A प्लस बी है, कोई रिएक्शन चल रही है, तो अपन क्या करते थे, मिली इक्विवेलेंट ऑफ A इज इक्वल टू मिली इक्विवेलेंट ऑफ B। अगर ये मिलजुल के प्रोडक्ट्स ही दे रहे हैं, इज इक्वल टू मिली इक्विवेलेंट ऑफ C, ऐसा लिखते थे कि नहीं? ठीक है, विच इज इक्वल टू मिली इक्विवेलेंट ऑफ D। लो, ठीक है। तो अगर कोई रिएक्शन है A प्लस बी गिव C प्लस D, तो रिडॉक्स अपन ने पढ़ा था, उसमें अपन क्या करते थे, मिली इक्विवेलेंट बराबर करते थे। अच्छा, अब ये कब लगाया जाता था? जब रिएक्शन 100% कंप्लीट हो, मतलब ना तो A बचे ना B बचे, ठीक है, तब जाके प्रिंसिपल ऑफ मिली इक्विवेलेंट लगाया जा सकता था, और तब आप ये लिख सकते थे दैट मिली इक्विवेलेंट ऑफ A इज इक्वल्स टू मिली इक्विवेलेंट ऑफ B। ठीक है, तो कुल मिला के अगर मैं आपसे बात करूं, तो अगर सपोज आपको प्रिंसिपल ऑफ मिली इक्विवेलेंट लगाना है, तो कुल मिला के जो अपन कंक्लूजन निकालना चाह रहे हैं, वो अपन कंक्लूजन ये निकालना चाह रहे हैं कि अगर आपको प्रिंसिपल ऑफ मिली इक्विवेलेंट लगाना है, तो ये दोनों की क्वांटिटी बराबर होनी चाहिए। अगर इन दोनों में से एक भी कोई बच गया, तो वो बराबर नहीं होगा। नहीं होगा तो आप प्रिंसिपल ऑफ मिली इक्विवेलेंट नहीं लगा पाओगे। जैसे मान लो मेरे पास एक कंटेनर है, उस कंटेनर के अंदर एक्वस HCl है। अब यहाँ पे मेरे पास कोई पिपेट या ब्यूरेट है, टाइट्रेशन की बात चल रही है, उसमें NaOH भरा हुआ है, ठीक है, HCl प्लस NaOH गिव्स NaCl प्लस H2। अब बात समझने की कोशिश करिएगा, क्या चल रहा है, इंडिकेटर का काम क्या है। अगर आपने लैब के अंदर एक्वस HCl देखा होगा, तो ये कलरलेस होता है। NaOH देखा होगा, ये भी कलरलेस होता है, ठीक है, और ये इन दोनों के कॉम्बिनेशन से जो NaCl बना, ये भी कलरलेस होता है, ठीक है। तो HCl कलरलेस है, NaOH कलरलेस है, NaCl कलरलेस है, तो हमें पता कैसे चलेगा कि HCl पूरा कब खत्म हो गया या NaOH पूरा कब खत्म हो गया और NaCl कब बन गया? बात समझ में आई? सिंस कलरलेस के अंदर कलरलेस डाल रहे हो और मिल भी कलरलेस रहा है, तो मेरे को पता कैसे चलेगा कि मेरे अंदर का HCl पूरा खत्म हो चुका है? अरे मैं तो NaOH कंटिन्यूअसली डालता रहूंगा। जब चीज ही कलरलेस है, तो अपन आइडेंटिफाई कैसे कर पाएंगे कि HCl पूरा का पूरा न्यूट्रलाइज हो चुका है? समझ में आ रहा है? तो इसी पॉइंट को पता करने के लिए, कौन से पॉइंट को, जैसे जैसे मैं भाई NaOH धीरे धीरे एसिड के अंदर डाला जा रहा हूं, तो एसिड तो कम होता जा रहा है, बेस बढ़ता जा रहा है। तो मेरे को कब पता चलेगा कि ये एसिड 0 हो गया? ठीक है, जैसे ही एसिड 0 हो जाता, मैं अपना बेस डालना बंद कर देता और मैं मेजर कर लेता कि मैंने कितना NaOH डाला है। ब्यूरेट के अंदर कितना NaOH ले रखा है, ये तो मुझे पता ही है। तो जैसे ही ये दोनों बराबर हो जाते, तो मैं बेस डालना बंद कर देता, अदरवाइज द सॉल्यूशन बिकम्स बेसिक ना, ठीक है। तो ये पॉइंट मुझे कैसे पता चलेगा कि कब एसिड और बेस एक दूसरे को परफेक्टली न्यूट्रलाइज कर चुके हैं और उन्होंने ये सॉल्ट बना दिया है? तो इसी काम के लिए अपन यूज करते हैं बेटा इंडिकेटर। इंडिकेटर क्या करता है एक्चुअल में? इंडिकेट करता है कैसे, कलर चेंज करके। जैसे आपका कलरलेस था, जैसे आपने जो कंटेनर में एक्वस HCl लिया था, वो कलरलेस था। अब एक्वस HCl अगर कलरलेस था, तो सपोज वो कलरलेस से जैसे ही HCl और NaOH एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर गए, सपोज वो कलरलेस से पिंक कलर में चेंज हो गया। समझना इस बात को, HCl आपका कलरलेस था, जैसे ही दोनों ने एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करा, बिल्कुल प्रिसाइज न्यूट्रलाइज करा, मतलब HCl और NaOH बिल्कुल उसी पॉइंट पर खत्म हुए। तो ये आपको कैसे पता चलेगा कि भैया उसी पॉइंट पर खत्म हुआ है? तो उसी जगह इंडिकेटर काम में आता है कि आपका जो कलरलेस भी एक तरीके का कलर ही हो गया। तो अगर मेरा सॉल्यूशन जैसे ही कलरलेस से पिंक हो जाता है, तो मैं उसमें फर्दर NaOH डालना बंद कर दूंगा। वो मेरा आ जाता है इक्विवेलेंस पॉइंट, मतलब उतना HCl और NaOH परफेक्टली एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर चुके हैं। अगर आप उससे कम डालोगे, तो माय सॉल्यूशन विल बी एसिडिक। अगर आप उससे ज्यादा डालोगे, तो माय सॉल्यूशन विल बी बेसिक। इतनी बात समझ में आई क्या?
तो उस पॉइंट को पता लगाने के लिए, कौन से पॉइंट को, जहां HCl और NaOH प्रिसाइजली एक दूसरे को कंप्लीटली न्यूट्रलाइज करते हैं, उस पॉइंट को अपन क्या बोलते हैं? इक्विवेलेंस पॉइंट। यहां तक कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। तो इंडिकेटर क्या करता है भैया? इंडिकेटर बेसिकली इंडिकेट करता है। व्हाट डज इट इंडिकेट? टॉपिक आप डाल लीजिएगा, इंडिकेटर। तो इंडिकेटर क्या इंडिकेट करता है कि मेरी रिएक्शन कब 100% कंप्लीट हो गई है। इंडिकेटर इंडिकेट्स व्हेन the reaction is 100% completed। और वो कैसे इंडिकेट करेगा? बाय चेंजिंग इट्स कलर। यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए, ठीक है। अब ध्यान रखिएगा, आपका जो इंडिकेटर है भैया, वो इंडिकेटर हमारा सूटेड होना चाहिए। दो तरीके के वर्ड आप पढ़ोगे, एक आएगा सूटेड और एक आएगा बेस्ट सूटेड, ठीक है। सूटेड और बेस्ट सूटेड में बस डिफरेंस इतना ही है, कई जगह आपको मल्टीपल आंसर्स मिलेंगे, मतलब काफी सारे लोग उस कंडीशन को स्पेसिफिक सेटिस्फाई कर सकते थे, तो अपन बोलेंगे सूटेड। और कंडीशन के अंदर भी एक प्रिसाइज कंडीशन आ जाए तो उसे अपन बोलेंगे बेस्ट सूटेड। इसके बारे में अपन आगे जाके डिस्कस करेंगे। खैर, तो मैं कौन सा इंडिकेटर यूज करता हूं जो मेरे उस चेंज को सूट कर जाए, दैट इज सूटेड इंडिकेटर जनरली। कई बार वो हो सकता है आपसे बेस्ट सूटेड भी पूछ ले, तो उसकी क्या कंडीशन है वो अपन आगे देखेंगे। फिलहाल हम जो इंडिकेटर यूज कर सकते हैं वो हम सूटेड भी यूज करते हैं, हम बेस्ट सूटेड भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन कई बार आप बेस्ट सूटेड आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे, तो उस केस में आपको सूटेड से काम चलाना पड़ेगा। अच्छा, दिस सूटेड इंडिकेटर कैन बी मल्टीपल इन नंबर। मतलब एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जब आप करवा रहे हो, मतलब जब आप एसिड के अंदर बेस डाल रहे हो या बेस के अंदर एसिड, उस टाइम पे आप जो इंडिकेटर यूज कर रहे हो, चाहे आप किसी भी एसिड या किसी भी बेस के रैंडम रिएक्शन करवा रहे हो, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि एक पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए एक इंडिकेटर ही काम आएगा, मल्टीपल इंडिकेटर्स भी काम में आ सकते हैं, ठीक है ना। अलग अलग टाइट्रेशन के लिए अलग अलग इंडिकेटर यूज किया जाता है, लेकिन एक टाइट्रेशन के लिए एक से ज्यादा इंडिकेटर भी हम यूज कर सकते हैं, उसे बोलते हैं हम सूटेड। बेस्ट सूटेड क्या होता है? वो उस कंडीशन की भी एक स्पेसिफिक कंडीशन है, वो हम आगे जाके देखेंगे, ठीक। जैसे इंडिकेटर के नाम पे यूजुअली आपको सबसे इंपॉर्टेंट ये दो इंडिकेटर ध्यान रखने, एक है फिनोफ्थलीन, ठीक है। फिनोफ्थलीन होता है HPH, ऑब्वियस सी बात है टूटता है H++ pH- पे। दूसरा होता है बेटा मिथाइल ऑरेंज। अच्छा, इसका कोई फॉर्मूला पूछ ले तो याद रखने की जरूरत नहीं है, मैं रैंडम लिख देता हूँ। ये फिनोफ्थलीन होता है, स्ट्रक्चर आपको याद नहीं रखना, मोलर मास 318, ठीक है। दूसरा होता है बेटा मिथाइल ऑरेंज, ये एक एसिडिक इंडिकेटर है, ऑब्वियस सी बात है H+ डोनेट कर रहा है। अच्छा, कोई भी इंडिकेटर या तो वीक एसिड होगा या वीक बेस होगा, तो ये एक वीक एसिड है, ध्यान रखिएगा। अगली बात करते हैं मिथाइल ऑरेंज की। तो मिथाइल ऑरेंज होता है MeOH, ये Me++OH- देगा, ऑब्वियसली इट इज अ वीक बेस। इसका फॉर्मूला होता है C14H14N3NaO3, एस, ठीक है। लिखना चाहो तो लिख लेना, बाकी इतनी कोई जरूरत नहीं। मोलर मास विल बी 327, नोट डाउन कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं।
सो देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हर इंडिकेटर के पास एक्चुअल में दो फॉर्म होती है, ठीक है ना। एक उसकी मॉलिक्यूलर फॉर्म होती है जो ये आप देख पा रहे हो, और एक उसकी आयनाइज्ड फॉर्म होती है, ठीक है ना। हर इंडिकेटर के पास दो फॉर्म होती है, एक उसकी मॉलिक्यूलर फॉर्म होती है और एक उसकी आयनाइज्ड फॉर्म होती है। अब आपको कलर इनिशियली कौन सा दिख रहा है और बाद में कौन सा दिखेगा, ये डिपेंड करता है कि आप बात किसके लिहाज से कर रहे हो। सपोज मैं HPH की बात करूं तो HPH का जो मॉलिक्यूलर फॉर्म का कलर होता है वो कलरलेस होता है। लेकिन अगर वही मैं PH माइनस की बात करूं तो इसका जो कलर होता है भैया वो पिंक होता है। जबकि मैं मिथाइल ऑरेंज के मॉलिक्यूलर फॉर्म की बात करूं तो ऑब्वियस सी बात है इसका कलर ऑरेंज येलो होगा। जबकि इसका जो कलर होता है वो रेड होता है, ठीक है। तो अगर मेरा मॉलिक्यूलर फॉर्म दैट इज HPH एक्सेस में है तो मुझे मेरा जो सॉल्यूशन दिखाई देगा वो कलरलेस दिखाई देगा। वेयर एज अगर मेरी आयनाइज्ड फॉर्म ज्यादा क्वांटिटी में है तो मुझे जो मेरा कलर दिखाई देगा वो पिंक दिखाई देगा। सिमिलरली हैपेंस इन द केस ऑफ मिथाइल ऑरेंज ऑल्सो। अगर मेरा मिथाइल ऑरेंज एक्सेस में तो मेरे को जो रिजल्टेंट कलर है वो ऑरेंज येलो दिखेगा, और धीरे धीरे करके अगर मिथाइल की कंडेंस कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाते जा रहे हो तो वो मिथाइल ऑरेंज से रेड कलर में तब्दील होता जाएगा टाइम टू टाइम। अब ये डिपेंड करता है कि कौन सा ज्यादा है, मॉलिक्यूलर फॉर्म ज्यादा है कि आयनाइज्ड फॉर्म, ठीक है। याद करो बफर में अपन एक सवाल करा करते थे ना भाई, अपन ने एक चीज फिक्स कर दी थी 200 ml, और उसके अंदर अपन बस एसिड वेरी करे जा रहे थे। 100 ml H3PO4 डाला तो कितना, 200 ml H3PO4 डाला तो कितना, 300 ml H3PO4 डाला तो कितना। और उस हर एक इंडिविजुअल केस के लिए अपन पीएच कैलकुलेट करते थे। तो वो क्यों करते थे भैया सॉरी, तो वो क्यों करते थे भैया, क्योंकि जैसे जैसे समझिएगा इस बात को, जैसे जैसे आप एसिड डालोगे H+ की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगी। H+ की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगी तो कलरलेस से चीज मतलब रिएक्शन, आप फॉरवर्ड जाते जा रहे हो, फॉरवर्ड जाते जा रहे हो तो कलर चेंज मारेगा। क्योंकि जैसे जैसे H+ की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ती जाएगी द सॉल्यूशन बिकम्स एसिडिक। और अगर आप कॉन्सेंट्रेशन में चेंज करते जाओगे मतलब आयंस में चेंज करते जाओगे और आयंस में चेंज करते जाओगे तो इनडायरेक्टली कलर में चेंज होता जाएगा। हो गया हो तो आगे बढ़े। तो कुल मिला के जो अपन बात कहना चाह रहे हैं वो ये कहना चाह रहे हैं कि ड्यूरिंग टाइट्रेशन पीएच वेरी करता है। क्यों? क्योंकि H+ की कॉन्सेंट्रेशन वेरी करती है। H+ की वेरी करती है तो इनडायरेक्टली OH- की भी वेरी करेगी, क्योंकि मॉलिक्यूलर और आयनाइज्ड फॉर्म की कॉन्सेंट्रेशंस वेरी करती है। डन, आगे बढ़े। चलिए, तो HPH जैसा कि मैंने बोला ये एक एसिड है। एसिड के लिए जो आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिफाइन करते हो वो क्या होता है भैया, के। जबकि MeOH एक बेस है, इसके लिए जो आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिफाइन करते हो वो क्या होता है, Kb। लेकिन यहाँ पे अपन इंडिकेटर पढ़ रहे हैं तो इन दोनों के लिए आप जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिफाइन करोगे वो कौन सा होता है, Ki। फॉर्म लिखने का वही है, ठीक है ना। अगर इंडिकेटर वीक एसिड या वीक बेस है तो के भी यहाँ अपन यूजुअली यूज करते हैं, बट इंडिकेटर के केस में उस के बी को हटा के अपन Ki यूज कर लेते हैं। लिखने का तरीका वही है। सपोज फर्स्ट वाले के लिए मेरे को लिखना हो तो Ki किसके बराबर होगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ टू pH- अपॉन HPH। दूसरे के लिए लिखना हो तो Ki इक्वल टू Me+ इंटू OH- अपॉन MEOH, ठीक है। सपोज अब आपको pH निकालना है तो यहाँ से H+ की वैल्यू क्या आ जाएगी भैया, H+ इक्वल्स टू Ki, यहाँ से बात कर रहा हूँ मैं ना, इंटू HPH अपॉन pH-। H+ आ गया तो pH भी निकाल ही लोगे, तो pH का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, pH इक्वल्स टू pKi प्लस लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ pH- अपॉन HPH, यानी कि आयनाइज्ड और मॉलिक्यूलर फॉर्म का रेशो होता है लॉग के अंदर। आपको जो कुल मिला के बात ध्यान रखनी, ठीक है।
अब इसमें से यहाँ पे एक बात ध्यान रखिएगा, जैसा कि आप देख पा रहे हो कि ऊपर वाली आयनाइज्ड फॉर्म है और नीचे वाली उसी की मॉलिक्यूलर फॉर्म है। तो क्योंकि हर मॉलिक्यूलर और आयनाइज्ड फॉर्म का कलर अलग अलग होता है, तो हर इंडिकेटर का हमारे पास कम से कम एक इंफॉर्मेशन जरूर रहता है। जैसे मैं बात करूं तो वो आपको इसके लिए इंफॉर्मेशन दे सकता है कि भैया वो बोल दे कि पीएच अपॉन एचपीएच का जो रेशो है वो अल्फा है, तो आपको वो अल्फा वैल्यू पुट करनी है और उस अल्फा पे जो वो कलर शो कर रहा है वो सपोज पी होगा। तो जब आप वो कलर देखोगे तो आपको एक पर्टिकुलर हिंट मिल जाएगा, मतलब आपको कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन गिवन होगी रिगार्डिंग आयनाइज्ड एंड मॉलिक्यूलर फॉर्म सवाल के अंदर। खैर वो जब करेंगे जब देखेंगे, फिलहाल इतना लिख लीजिए। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, जो क्वांटिटी में ज्यादा होगा कलर में भी उसी की चलेगी। तो इसका क्या सेंस है वो भी देखेंगे। इतना हो गया होगा, फिलहाल आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो जैसा कि मैंने बोला कि देखो, सपोज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पीएच माइनस, जो भी आपने फॉर्मूला लिख रखा है अपॉन एच, मैं फॉर्मूला ही लिख देता हूँ ताकि आगे जाके आपको कंपेयर करने में दिक्कत ना हो। ठीक है, तो सपोज पीएच माइनस अपॉन एच पी एच का जो रेशो है मेरे पास, वो मेरे पास दे रखा है अल्फा, दिया है मुझे। सपोज पीएच माइनस और अपॉन एच पी एच का जो रेशो है वो सपोज अल्फा हो जाए, तो इस केस में जो कलर होगा बेटा वो मैं मान लेता हूँ पी होगा, एनी कलर। ठीक है ना। और अगर वही पीएच माइनस अपॉन एच पी एच का रेशो मेरे पास बीटा होता, तो अगर मेरे पास रेशो इतना होता तो मेरा कलर पी होता, अगर मेरे पास रेशो इतना होता तो मेरा कलर क्यू होता। ठीक है, कौन सा कलर कितने रेशो में रहता है वो इंफॉर्मेशन हमारे पास रहती है। ठीक है ना, अब वो कैसे रहेगी वो अपन आगे बात करेंगे। खैर, इसको इस तरीके से अज्यूम करिए, अगर पीएच माइनस एचपीएच का 10 गुना है तो पीएच माइनस का कलर आएगा। ठीक है ना, क्योंकि पीएच माइनस इज 10 टाइम्स मोर देन एचपीएच, तो पीएच माइनस का कलर आएगा। और अगर एचपीएच पीएच माइनस का 10 गुना है तो एचपीएच का कलर आ जाएगा। तो बेसिकली ये क्या हो जाता है बेटा, ये अपने पास एक रेंज हो जाती है। ठीक है ना, किसकी? मिनिमम और मैक्सिमम की। ठीक है, क्या बोला मैं, ये अपने पास एक रेंज हो जाती है किसकी? मिनिमम और मैक्सिमम की। एंड अनलेस अदरवाइज दिस रेशियो इज नॉट गिवन, वो आप 10 लेते हो। ठीक है, खैर मैं अगर बात करूं तो मैं यहाँ पे वैल्यू पुट कर देता हूँ। सपोज ये वाला जो पीएच है, जो फर्स्ट इक्वेशन से आया है, मैं इसे बोल देता हूँ pH1। इसे बोलते हैं अपन pKi प्लस log टू दी बेस 10 अल्फा, वो यहाँ से लिख लिया मैंने। दूसरा जो मैं बोल देता हूँ pH2, pKi प्लस log टू दी बेस 10 बीटा। ठीक है, तो ये क्या हुई मेरे पास, ये मेरे पास दो रेंज आ गई भैया। क्या? एक मेरे पास लोअर रेंज आ गई और एक मेरे पास अपर रेंज आ गई। तो सपोज अगर मेरा पीएच माइनस डोमिनेटिंग होता है, तो जब तक डोमिनेटिंग चल रहा है पीएच माइनस का कलर आएगा। जैसे ही मेरे पास एचपीएच डोमिनेटिंग हो जाता है तो मेरे पास एचपीएच का कलर आ जाएगा, यानी कि इसके केस में एचपीएच का कलर आएगा, जबकि इसके केस में पीएच माइनस का कलर आएगा। तो ये मेरा pH1 pH2 क्या हो गया, एक रेंज हो गई, कि जब आप pH1 से कम में बात करोगे तो आपके पास जो कलर आएगा वो P होगा, और अगर आप pH2 से ज्यादा बात करोगे तो आपके पास जो कलर आएगा वो Q होगा। तो ये अपने पास एक रेंज हो गई है। ठीक है ना, ये pH1 से pH2 को क्या बोला जाता है? पीएच रेंज ऑफ इंडिकेटर। ठीक है ना, और हर इंडिकेटर का एक अपना पीएच रेंज होता है। फिलहाल इतना लिख ले, फिर आगे बात करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो जैसे मैं एचपीएच की बात करूं तो एचपीएच का भी एक खुद का रेंज है। वो रेंज कितना? 8.3 से 10, ये इसकी पीएच रेंज। मैं मिथाइल ऑरेंज की बात करूंगा तो इसकी रेंज जो होती है वो 3.1 से 4.4 होती है, ये इसकी पीएच रेंज है। ठीक है,
pH 1 या उससे कम कलर, जैसा कि अपन जानते हैं कलर P होगा, और pH 2 या उससे ज्यादा कलर Q होगा। खैर, वो जो अपन ने रेशो माना था भैया, वो अल्फा बीटा माना था। अब मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि आपको वो इन्फॉर्मेशन गिवन होगी। अगर आपको उसके बारे में, उस रेशो के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं गिवन होती, तो अनलेस अदरवाइज इफ इंफॉर्मेशन इज नॉट गिवन, पीएच माइनस और एचपीएच का रेशो अगर आपको गिवन नहीं है, तो आपको कौन सा रेशो लेना है वो मैं लिख रहा हूं। देन assume the ratio would be 10 times of each other, जो अपन शुरू में बात कर रहे थे। मतलब अगर आपको रेशो नहीं दे रखा, तो आप पीएच माइनस अपॉन एचपीएच का एक रेशो मान लेना 10। ठीक है, यहाँ पे पीएच माइनस जो है वो एचपीएच का 10 टाइम्स है, और दूसरा आप पीएच माइनस अपॉन एचपीएच का रेशो मान लीजिएगा 1/10। ठीक है, तो इनडायरेक्टली यहाँ पे आपकी जो पीएच रेंज आ जाएगी वो क्या हो जाएगी भैया, पी के आई -1 टू पी के आई +1। तो अनलेस अदरवाइज आपको रेंज मेंशन नहीं है, तो दैट वुड बी माय रेंज। लिख लीजिए। डाउट हो तो पूछ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। चलो, तो समझिएगा। सपोज आपका एच पी एच है, क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं, वो एच प्लस प्लस पी एच माइनस देता है। अब इसकी जो रेंज है वो 8.3 टू 10 है सपोज। ठीक है, अपन जानते हैं ये कौन है, कलरलेस है, और ये कौन है, पिंक है। तो बताओ, अगर मेरा pH लेस देन और इक्वल टू 8.3 हुआ तो कलर क्या होगा, और अगर मेरा pH ग्रेटर देन इक्वल टू 10 हुआ तो कलर क्या होगा। अगर मेरा pH 8.3 या उससे कम है तो मेरा कलर क्या होगा, और अगर मेरा pH 10 से ज्यादा है तो कलर क्या होगा। ये आपकी रेंज है, बताइए। तो अगर मेरा pH 8.3 या उससे कम है बेटा, तो मतलब इधर की साइड की बात चल रही। ठीक है, और अगर मेरा pH ग्रेटर देन 10 है तो मतलब इधर की साइड की बात चल रही है। ठीक है, तो यहाँ पे जो मेरा कलर होगा वो पिंक होगा, और यहाँ जो मेरा कलर होगा वो कलरलेस होगा। ठीक है, ऐसे समझ में नहीं आ रहा तो इस तरीके से समझ ले। पीएच ज्यादा है, पीएच ज्यादा है तो मतलब H प्लस कम होगा। ठीक है, H प्लस कम होगा तो मतलब ये ज्यादा होगा, और ये ज्यादा होगा तो मेरा कलर वुड बी पिंक। यहाँ पे पीएच माइनस कम है, पीएच माइनस कम है तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस ज्यादा होगी। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस मतलब अगर ये ज्यादा हुआ तो ये ऑटोमेटिकली कम होगा, और ये कम होगा देन माय कलर वुड बी कलरलेस। डाउट हो तो पूछ लीजिए। सेम अगला सवाल है। अगर मिथाइल ऑरेंज ले रखा है, वो अपना इक्विलिब्रियम मेंटेन करेगा Me प्लस प्लस OH माइनस के साथ। यहाँ पे जो कलर है वो ऑरेंज येलो है, और यहाँ पे जो कलर था वो रेड था। पीएच जो है वो 3.1 से 4.4 से लाया करता है। तो अगर मेरा पीएच लेस देन इक्वल टू 3.1 हुआ, और मेरा pH ग्रेटर देन इक्वल टू 4.4 हुआ, तो कलर क्या होगा। ऑब्वियस सी बात है, यहाँ कलर ऑरेंज येलो होगा। ठीक है, सॉरी उल्टा बोल गया मैं, MEOH है ना बेटा। इसमें कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ कलर रेड होगा, यहाँ कलर ऑरेंज येलो होगा। ठीक, ये कैसे हो गया सर, क्योंकि इसका pH बेटा कम है, pH कम है तो H प्लस ज्यादा है, H प्लस ज्यादा है मतलब OH माइनस, H प्लस ज्यादा है मतलब OH माइनस कम है, और जब OH माइनस कम है तो मतलब मिथाइल ज्यादा है, मिथाइल ज्यादा है मतलब कलर रेड है। ठीक,
इसका पीएच ज्यादा है मतलब H प्लस कम है, H प्लस कम है तो मतलब OH माइनस ज्यादा है, OH माइनस ज्यादा है तो मिथाइल कम है, मीन्स द कलर इज ऑरेंज येलो। डाउट हो तो पूछ लीजिए वरना नोट डाउन कर लीजिए। और हो जाए जब बता देना। आगे बात करते हैं। सम इम्पोर्टेंट इंडिकेटर। एंड देयर पीएच रेंज, ये ध्यान रखना है आप। सारे नहीं ध्यान रखने। मिथाइल ऑरेंज और मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ फिनोफ्थलीन ध्यान रखना है, बाकी से अभी आपको कोई मतलब नहीं है। मतलब होगा तो वो आपको रेंज दे देगा। ठीक। MEOH की जो रेंज होती है वो 3.1 से 4.4 होती है। मिथाइल रेड की जो रेंज होती है वो 4.2 से 6.3 होती है। लिटमस पेपर जो आप लेते हो उसकी जो रेंज होती है वो 5.5 से सॉरी 7.5 है। फिनॉल रेड, इसकी जो रेंज है वो 6.8 से 8.4 होती है। HPH की मैं आपको बता ही चुका हूँ 8.3 से 10 होती है। थाइमोल रेड, याद सिर्फ कौन से रखना है बेटा, ये वाला, ये वाला। ठीक है। थाइमोल ब्लू 1.2 से 2.8। एंड नेक्स्ट इज ब्रोमो थाइमोल ब्लू 6 to 7.6। मैं फिर कह रहा हूँ रेंज मेमोराइज नहीं करना है, गिवन होगा या फिर निकालना होगा। ठीक है। बस मिथाइल ऑरेंज और फिनोफ्थलीन का ध्यान रखिएगा। नोट डाउन कर लें जो बता दीजिए। आगे बढ़ते हैं, है ना। तो अब इसके अंदर बेटा कुछ केसेस हैं, समझ जाओगे, लेकिन उसके लिए आपको फॉर्मूलाज पुराने वाले सारे याद होने चाहिए। कैलकुलेशन पार्ट मैंने आपको पहले ही बोला था बहुत आसान होता है, बस फॉर्मूला पता हो और केस समझ में आ रहा हो। तो पहला अपन जो टाइट्रेशन करने जा रहे हैं, या अपन अब इंडिकेटर का कुल मिला के सिलेक्शन करने जा रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन लगा के, कि जब मैं स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस लूंगा तो कौन कौन से इंडिकेटर मेरे लिए सूटेबल हैं, वीक एसिड वीक बेस लूंगा तो कौन से। इस तरीके से अपन को पढ़ना है। तो सेलेक्टिंग द सूटेबल इंडिकेटर फॉर टाइट्रेशन। अब पहला जो मैं केस ले रहा हूं वो मैं स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का केस ले, मतलब सपोज मेरे कंटेनर के अंदर, इसको एक बार में समझ लेना क्योंकि बार बार मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा, है ना। आपको केस पता होना चाहिए, बाकी समझ में पूरा आ जाएगा। HCl ले रखा है मैंने एक कंटेनर के अंदर, जिसका वॉल्यूम 50 ml है और जिसकी कॉन्सेंट्रेशन 0.1 मोलर है। इसके अंदर आप पिपेट या ब्यूरेट में से NaOH डाल रहे हो, इसका कॉन्सेंट्रेशन 0.1 मोलर है। अब बेटा शुरू में मैंने बात करी थी आपसे कि जब स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का केस आता है तो अपन बस एसिड या बेस को ही देखते हैं। अगर पीएच निकालना है तो एसिड का H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन देख लो, बेस निकालना है तो OH माइनस आयन की कॉन्सेंट्रेशन देख लो, पीएच आ जाता है। ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक छोटी सी टेबल बना रहा हूँ, उसको समझने की कोशिश करिएगा। यहाँ पे अपन क्या कर रहे हैं, एक्चुअल में मेरा काम क्या है, मैं एक ग्राफ ऑब्टेन करने की कोशिश कर रहा हूँ और मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि पॉइंट बाय पॉइंट में हर एक स्पेसिफिक पॉइंट पे पीएच कैलकुलेट कर पाऊँ, और पीएच किस तरीके से वेरी होता है उस बेसिस का मैं ऑब्जर्वेशन लेने की कोशिश कर रहा हूँ। मतलब मैं NaOH की ड्रॉप बाय ड्रॉप डाले जा रहा हूँ और मैं ऐसी कोशिश करता हूँ हर ड्रॉप पे मैं पीएच के चेंज को ऑब्जर्व कर पाऊँ।
ठीक है। तो वॉल्यूम इन ml ले लेते हैं, वॉल्यूम इन ml ऑफ NaOH एडेड, ये लिख देते हैं अपन शुरू में। और बेटा यहाँ लिख देते हैं क्या, pH ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, जानते ही होगे ना, मोलैरिटी बराबर मोल्स अपॉन वॉल्यूम। तो आपको तो मोल्स ही बराबर करने हैं, मिली इक्विवेलेंट ऑफ ए इक्वल्स टू मिली इक्विवेलेंट ऑफ बी, तो वो किसके बराबर होता है, मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम के। तो वही आपको करना है। तो बताओ, देखो टेबल में बना रहा हूँ, ध्यान से देखना, क्योंकि आखिरी मतलब ये लास्ट टेबल है, इसके बाद दो और टेबल होगी, बट वो इसी की मिरर इमेज होगी, बस फॉर्मूलाज थोड़ा बहुत ऊंच नीच हो जाएंगे। तो अपन ले रहे हैं 0 ml मैंने डाला, फिर 10 ml मैंने डाला, फिर 20 डाला, धीरे धीरे NaOH डाले जा रहे हैं। 40 डाला, 49 डाला, 49.9 डाला, 50 डाला, 50.1 डाला, फिर लास्ट में 51 भी डालूंगा। ठीक है, फिलहाल इसकी बात करते हैं। लास्ट में एक और डिजिट लिख लीजिएगा, 51। अब क्या क्या ऑब्जर्वेशन होती है समझो, जो दिमाग में आया वो बोलना बेटा। जब मैंने NaOH 0 ml डाला, मतलब सॉल्यूशन के अंदर क्या है सिर्फ, अगर मैंने NaOH 0 ml डाला तो सॉल्यूशन के अंदर क्या है सिर्फ, HCl। और HCl के अगर आप मोल्स निकालोगे तो वो मोल्स कितने आएंगे, 0.1। ठीक है ना, तो मतलब मेरी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ कितनी आ जाएगी, 0.1। ठीक है, 0.1 बोले तो 10⁻⁻⁻1, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। और 10⁻⁻1 मतलब मेरा pH कितना आ रहा है यहाँ पे 1, मतलब इतने ml, इतनी कॉन्सेंट्रेशन HCl का pH जो था वो मेरा 1 था। इतनी बात समझ में आई क्या? फिलहाल में ये 51 और ये 10.1 हटा। ठीक, आगे समझिएगा। आगे मैंने क्या करा, HCl, अब मैंने धीरे धीरे NaOH डालना चालू करा है। पहले NaOH तो 0 था, तो उसके अंदर सिर्फ HCl था। अब आपने HCl ले लिया बेटा, कितना, 5 ले लिया। NaCl कितना ले लिया, देखो वॉल्यूम इसकी इतनी है, कॉन्सेंट्रेशन इसका इतना है, तो मोल्स कितने आ जाएंगे इसके, 1। तो ये HCl के तो 5 मिलीमोल हो गए, NaOH का 1 मिलीमोल हुआ। तो NaOH विल बी माई लिमिटिंग रिएजेंट। तो HCl बचेगा कितना, 4। अब अपने को तो कॉन्सेंट्रेशन लिखनी है ना बेटा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+। कॉन्सेंट्रेशन का फॉर्मूला क्या होता है, मोल्स अपॉन वॉल्यूम। HCl के कितने मोल्स हैं बताइए, फाइनल मोल्स कितने हैं, आपको फाइनल कॉन्सेंट्रेशन लिखनी है, तो फाइनल HCl के मोल्स कितने हैं, फाइनल सॉल्यूशन के अंदर मोल्स कितने बचे हैं, 4, डिवाइड बाय फाइनल वॉल्यूम कितना है, ये मैं आपसे एक्सपेक्ट करूंगा जवाब दें। फाइनल मोल्स 4 हैं, फाइनल वॉल्यूम कितना है, बिल्कुल सही बेटा कशिश, है ना। तो फाइनल वॉल्यूम भैया 60 आया, क्योंकि 50 ml तो पहले से था, और 10 ml आपने उल्टा डाला, तो 4/60। तो जब अपन इसको सॉल्व करेंगे तो ये मेरी क्या है बेटा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+। इसका -log⁻10 लोगे तो यहाँ पे जो pH आएगा वो 1.17 आएगा। अरे समझ में आ रही है मैं कैसे निकाल रहा हूँ कि वापस बताऊं, समझ में आ रहा है मैं कैसे निकाल रहा हूँ, और शुड आई हैव टू रिपीट दिस अगेन, बोलो। अब अगला वही, मैं एसिड लिख रहा हूँ और बेस लिख रहा हूँ। ठीक है, एसिड आपने लिया बेटा 5, ये कितना हो जाएगा, 2, लिमिटिंग रिएजेंट अगेन यही। अगला जो निकलेगा वो कितना निकलेगा, 3/70, 50 और 20 70। इस केस में जो pH आएगा वो 1.36 आएगा। सेम अगले में जो pH आएगा वो 1.95 आएगा। तो कुल मिला के यहाँ तक अपन ने क्या ऑब्जर्व करा, बेटा मोलैरिटी बराबर मोल्स अपॉन वॉल्यूम होता है, ये समझता है तू। तो मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम करेंगे तो क्या आएंगे, मोल्स आएंगे। ठीक है ना, तो अपन मोल्स ही कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं।
तो अब मैंने क्या करा, मैंने धीरे धीरे, मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं हर पॉइंट पे पीएच नापने की कोशिश कर रहा हूँ। वो मैं कैसे नाप सकता हूँ, आप हर एक पॉइंट पे ऑब्जर्व करे जाओ। धीरे धीरे क्या हो रहा है, क्या डाले जा रहे हैं अपन, अपन NaOH धीरे धीरे डाले जा रहे हैं। ठीक है, NaOH धीरे धीरे डाले जा रहे हैं, तो सॉल्यूशन के अंदर एसिडिक स्ट्रेंथ कम होगी कि ज्यादा होगी? धीरे धीरे बेस डाले जाएगा एसिड में, तो एसिड कम होगा ज्यादा होगा? ठीक है ना, ये बात समझ में आती है। ठीक, तो बेटा वही कर रहा हूँ मैं। शुरू में मैंने 0 ml डाला, तो 0 ml डाला तो मतलब जो भी था वो क्या था, एसिड था। तो एसिड के मोल्स निकालेंगे तो 50 इंटू 0.1 करूंगा, मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम मोल्स आ जाएंगे। तो वो कितना आएगा? तो जो भी होगा, मतलब कुल मिला के जो अपन बात करना चाह रहे हैं, वो किसकी बात करना चाह रहे हैं बेटा? पीएच ऑफ द सॉल्यूशन की। ठीक है, तो जब आप मल्टीप्लाई करोगे पीएच ऑफ द सॉल्यूशन, तो जो भी बचेगा वो क्या बचेगा, सिर्फ जो भी बचेगा वो क्या बचेगा, सिर्फ HCl। तो इस केस में जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आएगी वो कितनी आएगी, 10⁻⁻1। पीएच जो आएगा वो कितना आएगा, 1। ठीक है ना। मोल्स अपॉन वॉल्यूम लगाया है, क्या नाम है, प्रणय? कुछ नहीं है, मोलैरिटी बराबर बेटा मोल्स अपॉन वॉल्यूम होता है। ठीक है, तो मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम करेंगे तो मोल्स आ जाएगा। तो 50 इंटू 0.1 करा तो कितने मोल्स आ गए मेरे पास, 5। ये समझ में आती है? ठीक है, लेकिन तेरे को तो क्या निकालना है, कॉन्सेंट्रेशन निकालनी है बेटा। और कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है, मोल्स अपॉन वॉल्यूम। तो मोल्स कितने हैं तेरे पास, 5। और टोटल वॉल्यूम कितना है तेरे पास? भाई NaOH तो 0 था, तो HCl ही बचा। HCl का वॉल्यूम कितना बेटा, 50। तो 1/10, यानी कि 10⁻⁻1। क्लियर है ये बात? तो वहां से मेरा पीएच आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब बस मैं कुछ नहीं, NaOH धीरे धीरे बढ़ाया जा रहा हूँ बेटा। मेरे साथ टेबल नोट डाउन कर लेना, 10, 20, 30, 40, 49.9, 50, 50.1, 51। तो लिमिटिंग रिएजेंट का तामझाम आपको समझ में आ ही गया होगा। यहाँ पे क्या बचेगा, लिमिटिंग रिएजेंट NaOH ही होगा। एसिड कितना बचेगा बेटा, 4। टोटल वॉल्यूम कितना, 60। अरे ये ओरली बता पाओगे क्या, 4/60 कैसे आया? ओरली बता पाओगे क्या अपन टोटल मोल्स अपॉन टोटल वॉल्यूम कर रहे हैं? भाई करा कुछ नहीं है। CH3C, सॉरी, HCl लिया था ना अपन ने। HCl कितना है, 5 मोलर। NaOH कितना है, 1 मोलर या 1 मिलीमोल, जो भी है। लिमिटिंग रिएजेंट ये होगा। तो ये कितना बचेगा फाइनली, 4। टोटल वॉल्यूम ऐड करोगे तो 10 इसके, 50 इसके, 4/60। समझ में आती है? जब इसका -log⁻10 लोगे तो पीएच कितना आएगा, वो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ। 1.17। ठीक है, इसमें कितना बचेगा बताइए, 3/70। इसका पीएच कितना आएगा, 1.36। इसका अब तुम बताओ। शुरू के 3 मैंने कर दिए, चौथा आपको करना है। बताओ कितने मोल्स बचेंगे, पीएच मत निकालना, पीएच तो मैं बता दूंगा। बिल्कुल सही बेटा, है ना। तो 30 है तो बचेगा कितना, 2/80। ये किसी को डाउट हो तो पूछ लो। ये किसी को डाउट हो तो पूछ लीजिए। सॉरी, ये लिखनी नहीं थी, ये नहीं लिखनी थी। इसमें कितना बचेगा, मैं पूरा ही हटा देता हूँ। कुछ ऑब्जर्व करवाना चाह रहा हूँ आपको, है ना। उसके बाद हम लिखेंगे 40 का, फिर हम लिखेंगे 49 का, फिर हम लिखेंगे 49.9 का, फिर हम लिखेंगे 50 का, 50.1 का, 51 का, है ना। तो 40 में कितना आएगा बेटा,
1/90। ठीक है, क्लियर है, समझ में आती है बात। इस केस में जो पीएच आता है वो आता है 1.95। अब देखो यहाँ से आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हो कि 40 ml तक पीएच लगभग एक बढ़ा है। इतनी बात समझ में आ रही है। इनिशियल पीएच 1 था, फाइनल पीएच मतलब 40 ml तक पीएच सिर्फ 1 बढ़ा है। ठीक है, यहाँ पे जो पीएच आ रहा है वो कितना आ रहा है, 1.95। 49 पे जब अपन पीएच ऑब्जर्व करते हैं तो देखिए ये अप्रोक्सीमेटली आएगा 0.1/100 मान लेते हैं ऑलमोस्ट। तो ये आ रहा है 10⁻³ तो मेरा जो पीएच आ रहा है वो कितना आएगा इसमें, 3। अब देखो क्या बोलना चाह रहा हूं मैं, 40 ml तक तो वो सिर्फ एक बढ़ा था, लेकिन जैसे ही आपने 9 ml और ऐड करा वो सीधे एक बढ़ गया। समझ में आ रहा है क्या कहना चाह रहा हूँ। 40 ml तक तो वो एक बढ़ा था, जैसे ही आप उसमें 9 ml डाल रहे हो, अब मतलब बहुत कम वॉल्यूम में वो जो वेरिएशन शो कर रहा है वो बहुत ज्यादा शो कर रहा है। सिमिलरली 49.9 की बात करोगे तो 49.9 मतलब इधर 5 है भैया और इधर 4.99 है, तो ये कितना बचेगा, 0.01। नीचे अप्रोक्स 100 ही मान लेते हैं वॉल्यूम। तो ये कितना आएगा, 10⁻⁻⁴। तो पीएच कितना आया, 4। तो कहने का मतलब अब मेरा समझिए, 40 ml तक एक पीएच बढ़ा, फिर 9 ml डालते ही एक बढ़ गया, फिर तो 0.9 ml डालते ही एक बढ़ गया, और 50 ml पे पीएच कितना आ जाएगा बता पाओगे। 50 ml क्या हो गया, 50 ml तो बेटा वो पॉइंट हो गया ना जब एसिड और बेस दोनों ही नहीं बचे। तो मतलब यही तो मेरा इक्विवेलेंस पॉइंट था, तो यहाँ पे पीएच कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, सीधे 7। तो कहने का मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, 49.9 से जैसे ही आप 50 जा रहे हो मतलब सिर्फ 0.01 का वेरिएशन, पीएच ने देखो कितनी लंबी छलांग मारी, 3 की सीधे। अरे इतनी बात समझ में आती है क्या। तो ये मेरा क्या हो गया बच्चों, इक्विवेलेंस पॉइंट। यहाँ दोनों के मोल्स बराबर हो गए ना। 50.1 पे निकालोगे तो अब की बार क्या, कौन हावी हो जाएगा बेटा, 50.1 निकालोगे तो क्या निकलेगा अब की बार, OH निकलेगा। तो जब आप कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH निकालोगे तो OH कितना आएगा, 0.1/100। तो ये कितना आ गया, 3, नहीं सॉरी 4, है ना, 5.01 होगा ना। तो ये बचेगा 0.01। तो ये कितना आ गया आपका बेटा, ये क्या बच रहा है मेरा, 0.01/100। ये कितना आ रहा है, 10⁻⁻⁴। तो बेटा कौन है ज्यादा आपकी बार, तो NaOH ज्यादा होगा ना, तो POH कितना हो गया मेरा, 4। तो पीएच कितना हो गया, 10। समझ में आती है। सेम जब अगले वाले में निकालोगे तो अगले वाले में जो आपका POH आएगा वो आएगा 3, तो पीएच जो आएगा वो आएगा 11। अब जाके थोड़ा शांत हुआ ही है। तो यहाँ पे जो अपन ऑब्जर्व कर रहे हैं वो क्या चीज अपन ऑब्जर्व कर रहे हैं, आपको कोई सी भी रीडिंग समझ में नहीं आया हो तो वो पूछ सकते हो। तो यहाँ पे जो आप ऑब्जर्व कर रहे हो, आप क्या चीज ऑब्जर्व कर रहे हो कि इक्विवेलेंस पॉइंट, यानी कि इसके आजू बाजू पीएच बौखला जाता है। ठीक है ना, मतलब आप देखो 49 से 50.1, 0 से 40 में तो एक पीएच का चेंज आ गया, लेकिन जैसे ही आपने लगभग कितना 49 से 50.1 ऐड किया, जैसे ही आपने 49 से 50.1 ऐड किया तो कितने का चेंज मारा इसने, 3 से लेके 10 7 का पीएच चेंज। तो कुल मिला के अपन ने क्या ऑब्जर्व करा के इक्विवेलेंस पॉइंट के आजू बाजू पीएच बौखला जाता है।
यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो, कोई रीडिंग कैलकुलेट करके बतानी हो तो पूछ लो। यहाँ पे आप देख सकते हैं 0.1 ml के चेंज में 3 pH का चेंज आ रहा है। मतलब 0.1 तो साला एक ड्रॉप भी नहीं हुई। अरे एक ड्रॉप तो डालोगे कम से कम। तो वो मतलब एक ड्रॉप से तो कम आप डाल ही नहीं सकते। तो वो एक ड्रॉप से भी कम में तो ये 3 का चेंज दिखा रहा है। समझ में आ रही है ना? तो डालो तो दिक्कत और ना डालो तो आगे भग जा रहा है। तो इस केस में कैसे डील करेंगे वो देखेंगे। ग्राफ हो जाए जब बता दीजिएगा। आगे बढ़े। चलिए। भैया इन हमने जो ग्राफ ऑब्टेन करेंगे वो हम कैसा ऑब्टेन करेंगे? देखो, ये जो सडन चेंज आता है इसे आप बोलते हो स्टीप ऑफ द कर्व। ठीक है ना? मतलब शुरू में तो बहुत नेग्लिजिबल चेंज आ रहा था पीएच के अंदर। ठीक है ना? जैसे ही आप धीरे धीरे नीचे जाते जाते हो, सडनली जो पीएच का चेंज आ जाता है वो बहुत हाइप मतलब वेरिएबल आ जाता है। यानी कि सडनली ग्राफ जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। ठीक है? कब तक बढ़ रहा है ये भैया? पीएच इक्वल टू 11 तक। और उसके बाद वो अप्रोक्सीमेटली जनरली कांस्टेंट चल जाता है। 10 के बाद 11 का भी जो वेरिएशन है बेटा वो नेग्लिजिबल है। ठीक है ना? तो शुरू में तो पीएच बहुत धीरे धीरे बढ़ रहा था, लेकिन सडनली उसने बहुत भयंकर जंप मारी इन द पीएच रेंज ऑफ 3 to 11। और ये जो स्ट्रेट लाइन ऑब्जर्व होती है इसे ही आप क्या बोलते हो? स्टीप ऑफ द कर्व। और जो आपका इक्विवेलेंस पॉइंट लाया करेगा यानी कि पीएच इक्वल टू 7 वाला, वो इसी स्टीप के कहीं बीच में लाया करेगा। ठीक है? और ये समझ में आती है कि नहीं इतनी बात? तो बेटा अपन क्या चाहते हैं, मैं ये चाहता हूं कि मैं इस पॉइंट के बाद, ठीक है ना, इस, हाँ बेटा जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो भैया ये जो आपकी स्टीप ऑफ द कर्व आई है ये क्या इंडिकेट कर रही है? ये स्टीप ऑफ द कर्व क्या इंडिकेट कर रही है? कि इस पॉइंट के बाद अगर आपने ड्रॉप डाली तो पीएच में सडन चेंज आ जाएगा। तो कुल मिला के मैं क्या चाहूंगा कि मेरा जो इंडिकेटर है वो इस पॉइंट पे कलर चेंज कर दे। समझ में आती है कि नहीं ये बात? क्योंकि इस पॉइंट के बाद बहुत ज्यादा पीएच में वेरिएशन हो जाएगा। तो मैं क्या चाहूंगा कि मेरा जो इंडिकेटर है वो इस पॉइंट पे कलर चेंज कर दे ताकि मैं आगे एनओएस डालना बंद कर दूं। तो अब आप समझ पा रहे होगे कि इंडिकेटर क्यों यूज करा जाता है। अरे बात समझ में आई? बात समझ में आई? तो अब अगर मैं इसी स्टीप ऑफ द कर्व को, यानी कि ये वाली जो लाइन है, इसको मैं कुछ इस तरीके से ड्रॉ करूं, तो इसको मान लेते हैं 3 से 11। ये 3 है, ये 11 है, और ये मेरी लास्ट ड्रॉप है। ठीक है? बीच में आ रहा है इक्विवेलेंस पॉइंट। खुद ही बताइएगा, अगर मेरा कलर चेंज यहाँ से यहाँ पे हो गया तो कोई फायदा है क्या? अगर मेरा कलर चेंज यहाँ से यहाँ पे हो गया तो कोई फायदा है क्या? क्या मैं इसे सूटेड इंडिकेटर बोलूंगा क्या? तो भैया ये तो न्यूट्रलाइज होने के पहले ही चेंज मार गया, तो अपन बोलेंगे नॉट सूटेड। ये तो न्यूट्रलाइज होने के पहले ही चेंज मार गया, तो इसे क्या बोलेंगे? नॉट सूटेड। क्या ये सूटेड है? तो बोलेंगे ये तो ड्रॉप होने के बाद कलर चेंज मारा है, तो इसे भी मैं बोलूंगा नॉट सूटेड। इतनी बात समझ में आई? बताइए क्या ये सूटेड है? क्या ये सूटेड है क्या? बेटा ध्यान रखो, देखो ये आपका लास्ट ड्रॉप का कॉलम है। दिमाग लगाना, ये आपका लास्ट ड्रॉप का कॉलम है। इससे पहले तो वो कलर चेंज मारेगा नहीं, इसके बाद ही कलर चेंज मारेगा। और इक्विवेलेंस पॉइंट आपका ये है, तो मतलब मैं उसके बाद ड्रॉप डालना बंद कर दूंगा, तो इट विल बी सूटेड। क्या ये सूटेड है? बिल्कुल, क्योंकि वो यहां तक तो कलर चेंज मारेगा नहीं।
वो कलर चेंज यहाँ पे मारेगा इक्विवेलेंस पॉइंट के पास ही, तो इट विल ऑल्सो बी सूटेड। क्या ये सूटेड है? हाँ। लेकिन क्या ये सूटेड है? तो अपन बोलेंगे नहीं, इट विल नॉट बी सूटेड। क्यों? क्योंकि यहां तक तो उसने कोई कलर चेंज मारा नहीं। मारा कहाँ कलर चेंज? यहां तक, और यहां तक आते आते तो बेटा बहुत देर हो चुकी थी। ठीक है। तो यही अंतर होता है सूटेड और नॉट सूटेड में। नाउ विच विल बी माई सूटेड इंडिकेटर और विच विल बी माई नॉट सूटेड इंडिकेटर, ये आप किस बेसिस पे डिसाइड करोगे? तो मेरे लिए जो सूटेड इंडिकेटर होगा बेटा, वो मेरे लिए सूटेड इंडिकेटर वो होगा विच गेट अकम्पास्ड इन द पीएच रेंज। ठीक है ना? सो व्हाट इज सूटेड इंडिकेटर या बेस्ट सूटेड इंडिकेटर? तो बेस्ट सूटेड और सूटेड दोनों की डेफिनेशन लिख देता हूं मैं। पहले सूटेड की लिख देते हैं, चलो। सूटेड इंडिकेटर में ले लिए क्या होगा? दैट इंडिकेटर जो इस रेंज में, यानी कि इस पीएच रेंज में अकम्पास्ड हो गया, सूटेड है ना? दैट इंडिकेटर whose pH range encompassed in the steep। और अगर मैं पूछूं बेस्ट सूटेड क्या होगा, तो बेटा बेस्ट सूटेड वो होगा जो इस पीएच रेंज के बीच में कंपास्ड रहे और उसका जो मिडिल पॉइंट है वो बिल्कुल इक्विवेलेंस पॉइंट से मैच कर जाए। ठीक है ना? सूटेड क्या रहेगा? जो मेरे पीएच रेंज में कंपास्ड रहे। जबकि बेस्ट सूटेड क्या रहेगा? जो मेरे पीएच रेंज में कंपास्ड रहे और उसका जो मिडिल पॉइंट है वो बिल्कुल इक्विवेलेंस पॉइंट पे लाई कर जाए। तो यहाँ तक लिख लीजिए। यहाँ पे होता है आपका आयनिक इक्विलिब्रियम खत्म। दो केस हैं, वो अपन लास्ट क्लास में या नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे 10 मिनट के। उसमें समझाने जैसा कुछ नहीं है। जो भी होगा बस यही होगा, फॉर्मूले वेरी होते जाएंगे। लिमिटिंग रिएजेंट कौन होगा ये आपको स्पेसिफाई करना है, नथिंग एल्स मोर देन दैट। एक बेस्ट सूटेड की डेफिनेशन लिखूंगा, यहाँ तक नोट डाउन हो जाए जब बता दीजिएगा। सो फुली हो गया होगा, है ना? चलिए, तो व्हाट इज बेस्ट सूटेड? पीएच रेंज कंपास in between and its equivalent point is present exactly at the middle, उसे हम बेस्ट सूटेड बोलेंगे। ठीक है? तो यहाँ बेटा आपका आयनिक इक्विलिब्रियम खत्म होता है। दो तीन केस और बच रहे हैं बट वो सिमिलर हैं। सो देखते हैं, नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। फ्रॉम हियर विल कंटिन्यू द नेक्स्ट क्लास।